गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका हमारे लक्ष्य इंस्टीट्यूट में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन आपका चैप्टर फर्स्ट है, ठीक है। इसमें आपको मैं आज इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ, आवृतबीजी पुष्पों की संरचना। आवृतबीजी पुष्पी संरचना, ये टॉपिक आपके एग्ज़ाम में लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है और ज़्यादातर ये टॉपिक आया भी है। देखिए, इसमें आवृतबीजी पुष्प के बारे में आपको थोड़ा सा बता रही हूँ मैं। आवृतबीजी क्या होते हैं? आवृतबीजी ऐसे पौधे होते हैं जिनका बीज आवरण में होता है। ठीक है, आवृतबीजी के बारे में पौधे जिनका बीज आवरण के अंदर होता है या आवरण में होता है। एक पॉइंट और है इसका, आवृतबीजी ऐसे पौधे होते हैं जिनमें पुष्प पाया जाता है। ठीक है, ये है थोड़ा सा आवृतबीजी का इंट्रो। अब आप पढ़ेंगे पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। लैंगिक जनन के बारे में बताते हैं थोड़ा। जिसमें युग्मक तथा मादा युग्मक नए जीव की उत्पत्ति होती है। ये है आवृतबीजी पौधे का इंट्रो और लैंगिक जनन का, क्योंकि इस चैप्टर में हम पौधों के लैंगिक जनन के बारे में पढ़ेंगे। जैसे आवृतबीजी पौधे कौन से होते हैं? वो पौधे जिनमें पुष्प पाया जाता है, वो पौधे जिनमें पुष्प होगा वो आवृतबीजी पौधे कहलाएंगे। ठीक है, अब मैं आपको एक पुष्प की संरचना बताने जा रही हूँ, पुष्प को दिखा करके। ये देखिए, ये है एक फूल। इस फूल का नाम पता होगा आप सभी को, ये आपका गुड़हल का फूल है। इस गुड़हल के फूल में आप लोगों को क्या पढ़ना है? इसकी बाह्य आकारकी को पढ़ना है। बाह्य आकारकी में इसके कौन से भाग हैं, कौन से सहायक भाग होंगे, कौन से जनन भाग होंगे, इस फूल की पूरी आप बाह्य आकारकी को पढ़ेंगे। पुष्प की संरचना। जब हम पुष्प की बाह्य आकारकी को पढ़ते हैं, नमस्ते नमस्ते, बैठो। नेहा कहाँ है आज? नेहा
आएगी नहीं इधर। और कौन आता है? निधि। अनुष्का कहाँ है? अनुष्का गाँव गई है। तो 8 बजे कर लो, 8 बजे हो जाएगा। अच्छा अच्छा, ये तो 8 बजे यहाँ का 8 बजे, तो 8 बजे कर लो। पिक पढ़ा दूँ, स्टार्ट करो इसे। इसमें आप पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन आपका चैप्टर है, ठीक है। इसका ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको आज स्टार्ट कर रहे हैं, आवृतबीजी पुष्प की संरचना। आवृतबीजी पौधे कौन से होते हैं? उनको कहा जाता है जिनका बीज जो है आवरण में हो, यानी इस आवरण के ये बीज जो है आवरण के अंदर होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे पौधों को हम आवृतबीजी पौधे कहते हैं। एक और आवृतबीजी पौधों की हम पहचान बता सकते हैं कि ये ऐसे पौधे होते हैं जिनमें पुष्प पाया जाए। आपने देखे होंगे पौधों को, पौधों में क्या पुष्प लगा होता है ना, तो वो पौधे कौन से कहलाते हैं? आवृतबीजी पौधे, ठीक है। आज आवृतबीजी पौधों में आप लैंगिक जनन को पढ़ेंगे। तो पहले आपको लैंगिक जनन पता होना चाहिए। पता है क्या होता है लैंगिक जनन? हाँ, जिसमें नर युग्मक और मादा युग्मक, ठीक है, दोनों मिलकर के एक नए जीव की उत्पत्ति करते हैं। यानी जब एक नए जीव, टॉपिक आपका इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आया भी है। रब कर लें सर, रोक दीजिए, रब कर लें हैं तो कैसे पकड़ कर देते हैं ना? कहाँ से पकड़ते हो? ऐसे पकड़ के नहीं ना, ऐसे पकड़ के देते हैं ऐसे, ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हैं व्रंत है, पुष्प व्रंत, ठीक है, और इसको हम डंठल भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? डंठल बनाएंगे। अब देखो इधर, पुष्प का डंठल आप बना लोगे। उसके बाद आपको पुष्प में, उसके बाद आपका क्या दिख रहा है? ये बाह्य दलपुंज, ये आप देख रहे हैं छोटे छोटे, ठीक है, ग्रीन कलर के जो हैं वो बाह्य दलपुंज है। तो हम इसके पास यहाँ पे बाह्य दलपुंज की ऐसे थोड़ा इस तरीके से संरचना बना देंगे। अब बनाएंगे हम मादा भाग। मादा भाग कैसा दिखाई देता है? थोड़ा घड़े की संरचना की आकृति जैसा, ठीक है। ये मैं समझाने के लिए बना रही हूँ, अच्छा करके तुम लोग खुद बना लेना। ये क्या है? घड़े की आकृति की संरचना। इसके अंदर बीजांड पाया जाता है। अब इस पुष्प में देखो, ये मादा भाग है, आपको दिख रहा है, ये है इसका बीजांड, ठीक है। और ये मादा भाग से क्या जुड़ी हुई है? ये क्या जुड़ी हुई है? एक नली, ठीक है। अब इस नली को, और इस नली के ऊपर क्या है? नर भाग, ठीक है। अब ये भी बताना है आपको कि नर भाग और मादा भाग जब एक में होते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? ये इस तरीके से इसका नर भाग हो गया जो मादा भाग से क्या है? जुड़ा हुआ है, ठीक है। और ये कहाँ से जुड़ा हुआ है? ये इस पुष्पासन से जुड़ा हुआ है। देखो ये क्या है, यहाँ पर पुष्पासन है ना, दिख रहा है सबको? तो ये पुष्पासन से जुड़ा हुआ है। अभी ये क्वेश्चन एक आएगा इसी टाइप से कि जो नर भाग है वो किससे, कौन से भाग, पुष्प के कौन से भाग से जुड़ा हुआ होता है? पुष्पासन से। या वो भाग क्या कहलाता है जहाँ से नर भाग जुड़ता है? तो क्या कहलाएगा? वो पुष्पासन कहलाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद में यहाँ पर इस तरीके से देखा होगा आपने बुक में भी, ये क्या बने हुए हैं? हाँ, ये इसकी होती है पत्तियाँ, जो आपको ये कलरफुल होती हैं, रंगीन। अब गुलड़ का फूल है इसलिए सेम रंग है, बाकी पौधे देखेंगे आप तो अलग अलग रंग की होती हैं।
तो ये क्या बन गई आपकी पत्तियाँ। ठीक है, अब हम नेमिंग करेंगे डायग्राम की। नेमिंग अगर आपको इंग्लिश में करनी है तो इंग्लिश में करिए, हिंदी में करनी है हिंदी में, दोनों से टेबल जैसा लगे वैसा। तो यहाँ पर अभी मैंने ये बताया ये भाग कौन सा भाग बताया? हाँ, पुष्प वृंत या कहते हैं डंठल। ठीक है, और इसका नाम पेडिकल भी है, इंग्लिश में पेडिकल बोलते हैं इसको। ठीक है, अब पुष्प वृंत से ऊपर बढ़ो, ये वाला भाग क्या कहलाएगा? ये क्या कहलाएगा? पुष्पासन। नहीं, पुष्पासन। हाँ, पुष्प का आसन है ये, देखो पुष्पासन है ये। ये क्या है? पुष्प का आसन, यानी जो पुष्प है वो पूरी तरह किस पे टिका हुआ है? पुष्पासन पर। ठीक है, ये पुष्पासन है, इसको कहते हैं थैलेमस। अब ये देखो, ये क्या कहलाएगा? ये जो आपको पत्तियां दिख रही हैं, हाँ, ये है बाह्य दलपुंज। अगर आप डायग्राम समझ लोगे तो ये क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। बाह्य दल पुंज, ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं इसको कैलिक्स। अब ये बताओ ये क्या है? अभी बताया था मैंने फूल दिखा करके, क्या है ये? हाँ, ये दल पुंज है, क्योंकि पत्तियां या पंखुड़ियां भी कहते हैं इनको। ये हैं पुष्प के भाग, दल पुंज को कहते हैं कोरोला। अब देखिए, ये जो आप भाग पढ़े हैं अभी, जो मैंने लिखाए हैं, इनका काम पता क्या होता है? क्या होता है बताओ, बता जल्दी। पढ़ा है चैप्टर में या नहीं? पहली बार पढ़ रहे हो क्या? लगता है ऐसे ही रहा। ये जो आप भाग पढ़ रहे हैं, ठीक है, इनका काम होता है सहायता करना। ये किस भाग की सहायता करेंगे? ये सहायता करेंगे नर भाग और मादा भाग। ठीक है, ये आपको जो इस पे मैंने ये दिखा रही हूँ, ये है नर भाग। नर भाग को हम क्या कहते हैं? पुमंग। ठीक है, और ये वाला जो भाग देख रहे हैं आप, ये किसका है? मादा। अब नर भाग और मादा भाग पढ़ने से पहले ये बताओ मुझे कि ऐसे पौधे क्या कहलाते हैं जिनमें नर भाग और मादा भाग एक ही में होता है? गुड़हल का फूल क्यों लिया है? इसलिए लिया है क्योंकि इसमें नर और मादा भाग क्या है? एक ही में, दोनों में। तो ये कैसा पौधा है, कैसा पुष्प है ये? फिर एक लिंगी। इसे आप नोट में करके लिख लीजिएगा, एक लिंगी पुष्प और द्विलिंगी पुष्प। ठीक है, पूछे जाते हैं। एक लिंगी, ये कहलाते हैं यूनिसेक्सुअल। इसका एक पॉइंट लिखिए, ऐसे पुष्प जिनमें नर तथा मादा भाग पाए जाते हैं, एक ही में पाए जाते हैं। ठीक है, एक ही में पाए जाते हैं, क्या कहलाते हैं? एक लिंगी कहलाते हैं। एक क्वेश्चन और आपका बनेगा, द्विलिंगी। द्विलिंगी में क्या होता है? ऐसे पुष्प जिनमें या तो नर भाग
या मादा भाग होता है। ये क्या कहलाएंगे? द्विलिंगी। ठीक है, तो एग्जाम्पल आपको बता दे रही हूँ मैं। एग्जाम्पल एक तो आपका यही है द्विलिंगी। ठीक है, एक लिंगी पुष्प का गुड़हल, सरसों भी होता है इसका। यहाँ पे हम दे सकते हैं एग्जाम्पल। क्या हो रहा है? एग्जाम्पल देखो, गुड़हल, सरसों। ठीक है, ये किसके हो गए? एक लिंगी की। और यहाँ पे एग्जाम्पल लिख लीजिए पपीता, और खजूर को भी कहते हैं। और यहाँ पे अभी ये पौधे के बारे में पढ़ रहे हैं इसलिए पौधे का बता रही हूँ। आप बताओ, अच्छा मनुष्य किस में आता है? एक लिंगी में, दो लिंगी? ह्यूमन को किस में रखा गया? कैसे, क्यों रखा गया? हाँ, क्योंकि दोनों एक ही में थोड़ी है, दोनों क्या है? अलग अलग है, मेल फीमेल, इसलिए किस में आएंगे? द्विलिंगी में। समझ आ गया? द्विलिंगी एक लिंगी। हाँ, एक लिंगी। तब तो आपको वीडियो भी चेंज करनी पड़ेगी। उदाहरण चेंज? नहीं नहीं, उदाहरण तो सेम रहेंगे। हाँ हाँ, करें स्टार्ट। देखो इसमें यहाँ पर एक कन्फ्यूज़न है द्विलिंगी और एक लिंगी का। ठीक है, ये डेफिनेशन यहाँ पे एक कन्फ्यूज़न हो गया था। द्विलिंगी उनको कहते हैं जिनमें क्या हो, नर मादा भाग एक ही में पाए जाएं। यानी गुड़हल का जो पुष्प है वो क्या है? द्विलिंगी है। ठीक है, और जिसमें एक लिंगी क्या होंगे? जिसमें जिनमें या तो, हाँ, या तो नर भाग या फिर मादा भाग होगा। ठीक है, पपीता, खजूर आदि। अब यहाँ पर आते हैं हम गुड़हल के डायग्राम पे। इसमें देखो, मादा भाग और जयांग। मादा भाग को क्या कहते हैं? जयांग। और नर भाग को पुमंग। ठीक है, मादा भाग को तीन भागों में बांटा गया है। सबसे ऊपर ये क्या होता है? वर्तिकाग्र, जिसको कहते हैं स्टिग्मा। और ये वाला आप जो एरिया देख रहे हो, ये है एक वर्तिका, नली। इसको कहते हैं स्टाइल। ठीक है, आपको फूल में भी ये दिखाई दे रही है, इस तरीके से देखोगे। ये है नली, वर्तिका है ये, और इसके ऊपर क्या होगा? वर्तिकाग्र। इस भाग को क्या कहते हैं बताओ? ये होता है अंडाशय, और ब्रैकेट में लिखो ओवरी, इंग्लिश में ओवरी बोलते हैं। और आपको ये जो दिख रहा है यहाँ पर, ये कहलाता है बीजांड। ये है वाला बीजांड। ठीक है, इस बीजांड के अंदर किसकी संरचना बनी होती है? भ्रूण कोश की। भ्रूण कोश की। ठीक है, जिसे बोलते हैं एम्ब्रियो। मादा भाग समझ आ? मादा भागों को तीन भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग हैं? सबसे पहले वर्तिकाग्र, उसके बाद ये एक नली नुमा संरचना है जिसे हम कहते हैं वर्तिका। उसके बाद ये क्या है? जो फूला हुआ भाग। ठीक है, फूला हुआ भाग हो या जो घड़े की जैसी आकृति का, ये दिखाई दे रहा है आपको, ये घड़े की जैसी जो आकृति का है, वो क्या कहलाएगा? अंडाशय। अंडाशय के अंदर क्या स्थित होता है? बीजांड, और बीजांड के अंदर भ्रूण कोश।
ये तो बात की हमने मादा भाग की, ठीक है। अब बात करेंगे नर भाग की। नर भाग आपको ये दिख रहे हैं, ये नर भाग है। ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं क्या है? नर भाग। इसको कहते हैं हम पराग कोश। ये पराग कोश की संरचना है। इस पराग कोश के अंदर क्या पाए जाते हैं? पराग कण, ठीक है। पराग कोश को इंग्लिश में लिख लो पहले, एंथर बोलते हैं इसे। और पराग कोश के अंदर की जो संरचना है वो पाए जाते हैं पराग कण। आप एक चीज देख रहे होगे इसमें, पराग कोश से एक जुड़ा हुआ ये क्या आ रहा है? ये क्या है? ये भाग, ये है एक पुतंतु, ठीक है। ये क्या कर रहा है? पुतंतु। हाँ, पुतंतु कहते हैं, इंग्लिश में फिलामेंट बोलते हैं। अभी मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि नर भाग किससे जुड़ा हुआ होता है? पुष्पासन से, यानी पुतंतु, या फिर हम इसको कहते हैं व्रंत, व्रंत भी बोलते हैं। इसका काम क्या है? इसका काम है पुष्पासन से जुड़े रहना, ठीक है। पुष्पासन को जोड़े रखना या फिर जुड़े रहना, ये काम करता है। और पुतंतु और जो पराग कोश है, इन दोनों को जोड़ने वाला, इनको आपस में जोड़े रखने वाला एक होता है योजी। योजी ऊतक, ठीक है। ये आपने डायग्राम के माध्यम से पुष्प के सारे भागों का अध्ययन किया है, ठीक है। अब ये सारे भागों को हम एक एक करके पढ़ेंगे, किस तरीके से आपको लिखना है वो भी बताऊंगी मैं एग्जाम में। डस्टर उठा, ठीक है। प्राथमिक जनन अंग के बारे में आपको मैंने बताया था अभी। पुष्प के मुख्य भाग कितने होते हैं? 4 होते हैं, ठीक है। तो उन चारों भागों को हम इन 2 अंगों में डिवाइड करेंगे। इसमें बताओ सहायक जनन अंग कौन कौन से होते हैं? अभी डायग्राम में बताया था मैंने, बाह्य दलपुंज, और दूसरा होगा दलपुंज। याद रहेगा? याद रखना है, भूलना नहीं है। इसमें आपको बताया था कि पुमंग और जयांग, नर और मादा भाग, वो कौन से होते हैं? आवश्यक अंग होते हैं, क्योंकि जनन के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? हाँ, नर और मादा भाग की। अगर इसमें सहायक जनन अंग नहीं भी होंगे तो भी कोई परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि जनन की आवश्यकता कौन से अंगों की पड़ती है? पुमंग और जयांग की। ये क्या करते हैं? इनका काम होता है सिर्फ जनन में सहायता करना, ठीक है। और मेन काम यानी जो जनन है वो किसके माध्यम से होता है? पुमंग और जयांग से। अब बाह्य दलपुंज और दलपुंज को पढ़ेंगे। बाह्य दलपुंज आपका जो भाग है, इसकी डेफिनेशन यहीं से आपको पॉइंट वाइज में तैयार हो जाएगी, ठीक है। बाह्य मीन्स क्या होता है? बाहर, ठीक है। यानी जो बाहर की संरचना है वो क्या कहलाती है? बाह्य दलपुंज। तो सबसे पहले आपने बाह्य दलपुंज को देखा है फूल में, ये मैंने दिखाया था यहाँ पे, बाह्य दलपुंज है ना, ठीक है। तो यह पुष्प का क्या कहा होगा? यह पुष्प का प्रथम चक्र होगा। एक पॉइंट ये हो गया आपका। अभी मैंने क्या बोला कि ये जनन में सहायता करते हैं, तो दूसरा पॉइंट क्या हो गया? या लिख सकते हैं यह सहायक अंग है, जो जनन में सहायता करते हैं। ठीक है। और आपने एक देखा है जब बादल पंच को कलर क्या बोला था मैंने? ग्रीन होता है, हरे रंग के होते हैं। ये क्या होते हैं? हरे रंग के होते हैं। इसमें
इकाई पूछी जाती है कि बाह्य दलपुंज की इकाई को हम क्या कहते हैं। ठीक है, दल क्यों कह रहे हैं? दल मीन्स होता है समूह। ये दल, जब दल पुंज का मीनिंग क्या है यहाँ पे? पुंज मीन्स क्या हो गया? समूह। जब कोई चीज समूह में होगी, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे? बाह्य दल। और जब कोई चीज एक होगी, सिर्फ जिसकी संख्या क्या हो? एक हो। जैसे कि ये पेन, ये मार्कर है, जो ये इसकी संख्या क्या है? एक है। ठीक है, तो ये क्या होगी? बाह्य दल। और अगर दो पेन होंगे तो वो क्या, किस में हो जाएगा? ग्रुप में, यानी समूह में। तो यहाँ पर आप दलपुंज की, बाह्य दलपुंज की इकाई को बाह्य दलपुंज की इकाई को बाह्य दल कहते हैं। क्या कहते हैं? बाह्य दल। अगर आपको एक हेडिंग याद हो गई तो इसके जरिए आप बाकी की हेडिंग भी कर लोगे, क्योंकि कुछ ज़्यादा चेंज नहीं करना है आपको। जिस तरह से मैंने बताया, बाह्य दलपुंज क्या है? प्रथम चक्र है। ठीक है, पुष्प के चक्र भी पूछे जाते हैं कि पुष्प के चक्र बताइए। तो पुष्प के चक्र कितने होते हैं? 4। कौन कौन से होते हैं? बाह्य दलपुंज, दलभुज, कुमंग और जयांग। इसके आगे आप लिख भी सकते हो, ये क्या है? प्रथम चक्र है। ठीक है, और दलपुंज कौन सा हो गया? दूसरा चक्र है। पुमंग क्या हो गया? तीसरा। और जयांग होता है चौथा और अंतिम। ठीक है, ये इसके चक्र हो गए चारों। अब इसकी परिभाषा भी कर लीजिए दलपुंज की। बस इतने पॉइंट्स याद कर लो, हो जाएगा पेपर में। दलपुंज में बस क्या चीज चेंज करनी है? ये पुष्प का कौन सा चक्र है? दूसरा। यह पुष्प का दूसरा चक्र है। एक पॉइंट और, इसका इसका कार्य पूछा जाता है क्या है। तो कार्य में ये वाला जो आप देख रहे हो, इसका कार्य बताओ क्या है? बाह्य दलपुंज का क्या काम कर रहा है? ये इस पुष्प को देखो, ये पूरा खिला हुआ नहीं है, कैसा है? कली अवस्था में। ठीक है, तो इसका कार्य पूछा जाता है जब, तो आप कह सकते हैं यह कली अवस्था में पुष्प की रक्षा करता है। इसका काम है फूल की रक्षा करना। किसका काम है ये? हाँ, पूछा जाता है कि पुष्प की रक्षा करता है कौन सा भाग? पुष्प का कौन सा भाग पुष्प की रक्षा करता है? बाह्य दलपुंज। कौन सी अवस्था में? कली अवस्था में। ठीक है, अब दलपुंज के भी पॉइंट्स बना लो। ये पुष्प का दूसरा चक्र है, और क्या है? यह भी सहायक अंग है। ये मेन पॉइंट्स हो गए, ये सेम लिख लो वही। ये भी जनन में सहायता करता है, जनन की क्रिया में सहायता करता है। ठीक है, दलपुंज में आपको दिखाया था कि कैसे होते हैं, देखो, पंखुड़ियों के रूप में। ठीक है, पंखुड़ी होते हैं ना। अगर इसमें भी सेम वही है कि अगर पंखुड़ी एक हो, यानी एक पंखुड़ी हो, तो वो क्या कहलाएगी? दल। और समूह में होगी तो दलपुंज। कलरफुल होते हैं इसलिए कह सकते हैं ये रंगीन होते हैं। कैसे होते हैं? रंगीन। इसकी इकाई को दल कहते हैं। इसका कार्य क्या है दलपुंज का, पता है तुम्हें? मालूम है अंजू? नहीं पता? देखो, ये रंगीन है ना, कलरफुल। ठीक है, क्या काम है इनका? कीटों को अपनी ओर आकर्षित करना। ठीक है, जब कोई चीज़ सुंदर होती है देखने में, तो क्या हो जाते हैं लोग? आकर्षित हो जाते हैं। उसी तरीके से कीट क्या होते हैं? फूलों की ओर आकर्षित, क्योंकि ये क्या है? रंगीन है। अगर ये कलरफुल ना हो तो क्या होगा?
तो परागण की क्रिया नहीं हो पाएगी। कीटों को आकर्षित करने का कारण क्या है? परागण की क्रिया को संपन्न करना। तो ये इसका कार्य में लिखो, ये है कीटों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। क्यों करते हैं? परागण की क्रिया संपन्न करने के लिए। परागण की क्रिया संपन्न करने के लिए। ये दोनों पॉइंट समझ आ गए? इतना क्लियर है? ठीक है, ये तो आपके सहायक जनन अंग हो गए। अब हम बात करेंगे आवश्यक अंग की। आवश्यक अंग कौन सा है? पुमंग और जयांग। सबसे पहला पॉइंट क्या है इसका? यही, हाँ, यह पुष्प का तीसरा चक्र है। और क्या है? नरभाग बताया था, ठीक है। यह पुष्प का नरभाग है। और ये भी कह सकते हैं कि यह पुष्प का, हाँ, आवश्यक अंग है या प्राथमिक जनन अंग है। आवश्यक अंग है। और क्या बताया? और क्या है? और क्या होता है? पुमंग की इकाई को क्या कहते हैं? हाँ, हाँ, पुमंग की इकाई को पुंकेसर कहते हैं। जैसे इसमें फूल में आपको पुंकेसर के समूह दिख रहा होगा, देखो, ठीक है। इसमें समूह में है इसीलिए इसको क्या कहते हैं? पुमंग। जब समूह में होगा तो क्या कहलाएगा? पुमंग। और अगर सिर्फ एक होगा तो क्या कहलाएगा? पुंकेसर। तो इसी तरह पुमंग की इकाई को पुंकेसर कहते हैं। क्या चीज? पुमंग के 3 भाग होते हैं। 3 भागों के नाम बताओ, अभी बताया मैंने। पुमंग के 3 भाग होते हैं, कौन कौन से? अरे पुमंग के, वो तो जयांग है। पुमंग का बताया था पराग कोश। हाँ, पराग कोश। और परागकण इसमें पराग कोश में ही पाए जाते हैं, ठीक है। 2 भाग, हाँ, 3, नहीं नहीं, परागकण, परागकण कहते हैं क्योंकि ये पराग कोश में पाए जाते हैं, ठीक है। ये इसके अंदर ही पाए जाते हैं। यहाँ पे आएगा पुतंतु योजी। इनके कार्य क्या है? अभी बताया था मैंने। परागकोश, देखो पुमंग जो है इसका इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है पुमंग का। ये देख रहे हो, अलग से बता रही हूँ मैं स्ट्रक्चर, उसमें बना है डायग्राम में, लेकिन ये अलग से बता रही हूँ। परागकोश के अंदर परागकण पाए जाते हैं, ये आपको याद रखना है। ये जो परागकोश है, ठीक है, परागकोश, इसमें नर युग्मक का निर्माण होता है। पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि नर युग्मकों का निर्माण किस में होता है? परागकोश में, ठीक है। क्या करता है ये? नर युग्मक का निर्माण करता है। इसी तरह से पुतंतु, ये आप देख रहे हो, ये वाली लाइन जो आ रही है, ये क्या है? पुतंतु है इसका, यानी व्रंत है एक, जो किससे जुड़ा हुआ है? व्रंत भी कहते हैं इसको। ये व्रंत किससे जुड़ा हुआ है? परागकोश से, ठीक है। तो इसका काम क्या है? परागकोश से जोड़े रखना।
यानी पुतंतु का काम है कि परागकोश को किससे जोड़े रखता है? पुष्पासन से। पुष्पासन से हाँ जोड़े रखना। ठीक है। योजी ऊतक, योजी ऊतक क्या करता है? योजी ऊतक एक परागकोश के अंदर जो परागकण पाए जाते हैं, ठीक है, जो परागकोश है उसको जोड़े रखता है परागकोश से, इसलिए इसको योजी ऊतक कहते हैं यहाँ पर। ठीक है। अब बात करते हैं मादा भाग की। लास्ट है और चौथा अंग है ये, इरेज करना पड़ेगा। अब जल्दी से लास्ट वाला भाग पूरा करते हैं। ठीक है। देखो जयांग, जयांग कैसा चक्र है? अंतिम। तो सबसे पहले ये लिखेंगे, यह है चौथा और अंतिम चक्र है। दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे बताओ? हाँ, यह है पुष्प का मादा भाग है। मैंने कहा कि इस क्वेश्चन में अगर आपको पहली हेडिंग तैयार हो जाएगी तो उसी के जरिए आप सारी हेडिंग तैयार कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि मैंने इतनी टफ लैंग्वेज बताई ही नहीं है। यह है पुष्प का मादा अंग है, मादा, मादा करो यहाँ पे, मादा अंग है। हाँ, ये भी लिख सकते हैं। यह है पुष्प का आवश्यक अंग या फिर जनन अंग है। हाँ, अंडप या स्त्री केसर, स्त्री केसर कहते हैं। ठीक है। जयांग के पूरे भाग को देखो, जयांग के पूरा भाग है जयांग का तो उसे जयांग कहेंगे, लेकिन उसकी इकाई संख्या में जब गिनेंगे तो उसमें क्या होगा? उसे स्त्री केसर या फिर अंडप कहते हैं। जयांग की इकाई लिखो यहाँ पे, जयांग की इकाई को स्त्री केसर कहते हैं। ठीक है। ये जयांग के पॉइंट्स हैं 3, इनको याद कर लो आप लोग, एक बार देख लो, सारा रिवाइज कर लो। पुमंग क्या है? तीसरा चक्र है, और पुमंग और जयांग में अंतर भी पूछा जाता है कभी कभी कि दोनों में अंतर बताइए। तो जिस तरीके से इसमें मैंने बताया कि पराग कणों का जो पराग कण है वो किस में पाए जाते हैं? पराग कोश में। यानी जिस तरह से इसमें नर युग्मकों का निर्माण किस में होता है? पराग कोश में। उसी तरह से इसमें मादा युग्मक का निर्माण, ये क्वेश्चन कई बार आया है, याद कर लेना इसको, किसमें होता है? बीजांड या भ्रूणकोश में। ठीक है। अंडाशय भी कभी कभी आंसर राइट है, वैसे अंडाशय या बीजांड याद कर लो। ठीक है। अंडाशय के अंदर स्थित किसमें होगा? बीजांड में होता है। अब ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया पूरा। इसका क्वेश्चन आपसे कैसे पूछते हैं? डायरेक्ट नहीं पूछते हैं कि बीजांड का निर्माण, नर युग्मक या मादा युग्मक का निर्माण बताओ। इसमें आता है कि मादा युग्मकोद्भिद, ठीक है, और नर युग्मकोद्भिद का निर्माण पौधों के किन अंगों में होता है? तो कौन से अंगों में बताएंगे हम? नर का बताओ। हाँ, नर का किस में होता है? परागकोश में। और मादा का किस में होता है? बीजांड। बीजांड, या तो आप डायरेक्ट बीजांड बोलिए। हाँ, इसके आंसर ये दोनों राइट हो सकते हैं। अगर ऑप्शन में पूछता है कभी तो आपको अगर अंडाशय दिया जाएगा तो अंडाशय टिक करिएगा। अगर अंडाशय और बीजांड दिया गया हो तो अंडाशय नहीं करोगे, किस पे करोगे?
बीजांड पे टिक करोगे। और जब आप लिखोगे तो आप इस तरीके से कि अजांड अंडाशय के अंदर स्थित बीजांड में होता है। ठीक है, आज की क्लास में आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। आई होप कि नहीं लर्न हो गया होगा, हुआ है या नहीं। अब कल हम पढ़ेंगे, कल मादा का बीजांड भाग पढ़ोगे आप। ठीक है, कल आपको बीजांड भाग पढ़ाएंगे। अब क्लास को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं कल।